दर्द दिल पासे वफा जज्बे ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। सुप्रीम कोर्ट से सजा खारिज होने और सांसदी वापस मिलने के बाद राहुल गांधी संसद पहुंच गए, फिर वायनाड पहुंचे और अभी राहुल गांधी लद्दाख पहुंच गए हैं। बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि उन्हें रोका जाए, उनके कदमों में बेड़ियां डालने की कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन अब यह साफ नजर आ रहा है कि राहुल अब रुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल पर यही कह रही है कि राहुल अनस्टॉपेबल हैं, यानी अनस्टॉपेबल राहुल, यानी राहुल को रोक पाना अब नामुमकिन है। 2024 में राहुल के अमेठी पहुंचने की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। कुछ महीनों पहले तक स्मृति ईरानी राहुल गांधी से पूछ रही थीं कि भाग तो नहीं जाएंगे, चुनाव यहीं से लड़ेंगे ना। और अब यही सवाल कांग्रेस स्मृति ईरानी से कर रही है, बीजेपी से पूछ रही है कि स्मृति ईरानी को अमेठी से लड़वाने से पार्टी पीछे तो नहीं हटेगी, क्योंकि कांग्रेस को यकीन है कि इस बार अगर बीजेपी ने राहुल के खिलाफ स्मृति ईरानी को अमेठी से उतारा तो स्मृति की जमानत जब्त हो जाएगी। चर्चा यह भी है कि प्रियंका गांधी भी अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वैसे अभी 2024 के चुनाव में कम से कम 8 महीनों का वक्त है। अगर सब कुछ संविधान के हिसाब से चला और अगर निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग ने समय पर चुनाव करवाया, चुनाव की घोषणा हुई, तो फिर अगले साल अप्रैल मई में आम चुनाव हो सकते हैं। अगर 2004 जैसा हिसाब हुआ जिसमें एनडीए सरकार ने दोबारा आने के आत्मविश्वास में 6 महीने पहले ही चुनाव करवा दिए, तब अलग बात है। लेकिन फिलहाल तो यही मानकर चलना चाहिए दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 8 महीने बाद होंगे। उससे पहले अभी 3 महीनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी ने बढ़त बनाने की चक्कर में चुनावों की घोषणा से पहले ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ सीटों पर, कुछ नहीं बल्कि 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। हालांकि इसमें भी यह कहा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के आगे कहीं ना कहीं खुद को कमजोर मान चुकी है, इसीलिए उसने एक रणनीति के तहत उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब बीजेपी की ये रणनीति कितनी सफल होती है या उसे विपक्ष में बैठा देती है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। मगर इस समय बीजेपी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं दोस्तों। कहीं सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो कहीं नेताओं में नाराजगी दिख रही है और इन सब वजहों से बीजेपी में फूट भी होने लगी है। 9 सालों की सत्ता की असफलता से अब मोदी थके हारे नजर आ रहे हैं। उनके लाल किले के भाषण में यह थकान साफ नजर आई थी, जहां कई बार उनकी जुबान लड़खड़ाती हुई दिखी। और अब भले मोदी कह लें कि अगली बार मैं ही आऊंगा, मैं ही झंडा फहराऊंगा, लेकिन उनके इस दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब बीजेपी कौन सी साजिश को अंजाम देने वाली है जो पीएम इस तरह का दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी आगे बढ़ने की जितनी कोशिश कर रही है उतनी फिसलती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस को रोकना अब मुश्किल दिख रहा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे राहुल गांधी सियासत के किले में बढ़ते और चढ़ते जा रहे हैं और कैसे बीजेपी के किले में दरार दिखने लगी है। लेकिन पहले देखते हैं कुछ तस्वीरें जो दिखा रही हैं कि राहुल को अनस्टॉपेबल क्यों कहा जा रहा है। ये हैं राहुल गांधी, जो गुरुवार से लद्दाख के दौरे पर हैं। राहुल 25 अगस्त तक लद्दाख में रहेंगे और उन्होंने लद्दाख पहुंचकर ही तय किया कि 20 तारीख यानी आज अपने पिता राजीव गांधी के जन्मदिन पर वो पेंगोंग लेक के किनारे ही रहेंगे। राहुल खुद बाइक चलाकर पेंगोंग लेक पहुंचे। इस लेक पर पहुंचकर राहुल ने चीन को अघोषित तौर पर चुनौती दे दी है, क्योंकि चीन इस झील पर अपना अधिकार बताने की कोशिश करता रहा है। चीन और भारत के सैनिक कई बार यहां टकरा चुके हैं। पीएम मोदी तो चीन का नाम भी नहीं लेते, केवल इशारों में उसे हिदायत देते रहते हैं और यहां राहुल गांधी ने एक तरह से चीन को ललकारा है। राहुल गांधी की यह हिम्मत देश देख रहा है, लेकिन बीजेपी को राहुल की लद्दाख यात्रा से तकलीफ हो रही है। बीजेपी ने तो संसद में ही पूछ लिया था कि राहुल लद्दाख कब जाएंगे और बिना समय गंवाए राहुल ने कह दिया था कि जल्दी ही जाऊंगा। राहुल कहते रहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और इसी मकसद से वो लद्दाख पहुंच गए। राहुल गांधी ने लद्दाख में बाइक सवारी की इच्छा भी पूरी कर ली। जब वो करोल बाग में बाइक मैकेनिक्स के बीच गए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे लद्दाख बाइक से जाना है।
तो पेंगोंग लेक पहुंचने से पहले राहुल गांधी लेह में थे, जहां उन्होंने फुटबॉल मैच देखा और साथ ही वहां के लोक कलाकारों के साथ अपने कदम भी थिरकाए, यानी डांस भी किया। इससे पहले आपको याद होगा कि 12 अगस्त को जब राहुल गांधी वायनाड जा रहे थे तो उससे पहले तमिलनाडु में थे वो, और तब वहां ऊटी में मुथुंड गांव में आदिवासियों के बीच राहुल गांधी पहुंचे थे और इसी तरह का नृत्य किया था, यानी डांस किया था। लोगों के बीच राहुल गांधी जो हैं उनके साथ उन्हीं की तरह घुल मिल जाते हैं और ये राहुल की खास आदत है और उनकी राजनीति इसीलिए भी उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। जब राहुल सोनीपत के गांव में धान रोप रहे थे तो वो किसानों के साथ उन्हीं की तरह नजर आए, उन्हीं की तरह रहे। जब उन्होंने किसान महिलाओं को अपने घर खाने पर बुलाया तो बड़ी सहजता के साथ उनसे बातचीत की और खाना खाया। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी उन्हें पूरा अपनापन दिया, बल्कि उनके साथ डांस भी किया। अभी राहुल गांधी ने सब्जी बेचने वाले रामेश्वर और उनके परिवार को अपने घर बुलाकर खाना खिलाया, उनसे एक परिवार के सदस्य की तरह बातचीत की। राहुल के इस अपनेपन को रामेश्वर कृष्ण और सुदामा की कहानी से जोड़कर याद करते हैं। इसी से समझ में आता है दोस्तों कि नफरत की दुकान बंद करने और मोहब्बत की दुकान खोलने का आह्वान करने वाले राहुल गांधी को इस देश के आम आदमी से कितनी मोहब्बत मिल रही है। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले आनंद विहार स्टेशन में काम करने वाले कूलियों ने भी राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जतलाई है और मुझे लगता है कि लद्दाख से लौटने के बाद शायद राहुल गांधी किसी दिन अचानक आनंद विहार या किसी ऐसे ही रेलवे स्टेशन पर कूलियों से मिल सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस देश के लोग प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा जाहिर करने की जगह राहुल गांधी से क्यों मिलना चाहते हैं। रामेश्वर से राहुल गांधी की मुलाकात का वीडियो देखें तो समझ आता है कि राहुल के सामने रामेश्वर ने कितनी आसानी से दिल खोलकर सारी बातें की, जबकि आमतौर पर बड़े और शक्तिशाली कहे जाने वाले लोगों के सामने आम लोग इतने सहज नहीं हो पाते हैं। दरअसल ये कमाल राहुल का था, जिन्होंने रामेश्वर की तरह ही हाथ से खाना खाया। उन्हें टोक दिया कि राहुल सर मत कहो, केवल राहुल कहो। रामेश्वर ने बच्चों की शादी के खर्चे, कर्ज, सूद और सब्जी मंडी में आढ़तियों का व्यवहार, गांव का घर, पिता की मौत, इन सब बारे में खुलकर बात की। इस वीडियो में राहुल गांधी उन्हें न्याय योजना के बारे में बताते हैं तो रामेश्वर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो जाता, बहुत मदद मिल जाती, जनता के लिए इससे बड़ा सुकून कुछ नहीं होता। आपको बता दें कि 2019 में राहुल गांधी ने न्याय योजना की बात की थी, लेकिन तब देश का ध्यान इस पर था कि मोदी पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाते हैं। पुलवामा को बीजेपी भुना ले गई और नतीजा ये रहा कि आज देश की 80% आबादी राशन की राह देख रही है। 5 किलो मुफ्त अनाज का मोहताज 80 करोड़ लोगों को बना दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि 2047 में देश विकसित देशों में शुमार होगा। 1000 सालों के बाद भारत किस तरह का रहेगा, मोदी जी इसकी चर्चा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर रहे थे, जबकि तब रामेश्वर जैसे बहुत से लोग रोटी पूरी न मिलने के कारण पानी पीकर अपने पेट को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तो पीएम मोदी ने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना भी दिखाया था। हालांकि उनकी सरकार में बहुत से लोग अब भी ये नहीं बता पाएंगे दोस्तों कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, कितने शून्य होते हैं। लेकिन इस देश की जनता जानती है कि उसके जीवन में कितने सारे शून्य जो हैं वो भर चुके हैं। सस्ता और अच्छा इलाज, यातायात के सस्ते साधन, अच्छे शिक्षा संस्थान, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, पौष्टिक आहार, लड़कियों की सुरक्षा और हर किसी को आगे बढ़ने के लिए अवसर की समानता, ये बुनियादी उम्मीदें हैं जिन्हें पूरा करना लोक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी होती है। मगर इस जिम्मेदारी पर काम करने की जगह मोदी सरकार अब भी जुमलेबाजी में लगी हुई दिख रही है। पीएम मोदी लाल किले पर खड़े होकर भी सच का साथ नहीं दे पाए। उनके भाषण में 1000 साल बाद की बातें थीं, लेकिन अभी हरियाणा से लेकर मणिपुर तक जो कुछ चल रहा है उस पर वो कुछ नहीं बोले। मणिपुर पर जो कुछ उन्होंने कहा आपने सुन लिया। पीएम की इस चुप्पी पर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बीजेपी 2024 जीतने के लिए ऐसा क्या प्लान कर रही है जिससे उसे फिर से बहुमत हासिल करने का यकीन है।
बीजेपी 2024 का चुनाव हिंदू मुस्लिम और दंगों के दम पर जीतेगी, ऐसा गंभीर आरोप टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लगाया है। महुआ मोइत्रा का कहना है कि पुलवामा दोबारा नहीं हो सकता, चीन से लड़ाई दोबारा नहीं की जा सकती, तो अब बीजेपी राम मंदिर के नाम पर देश में झगड़ा करवा सकती है। हरियाणा को महुआ मोइत्रा ट्रेलर बता रही हैं। कुछ ऐसे ही आरोप सत्यपाल मलिक भी लगा चुके हैं। सत्यपाल मलिक ने भी कहा था कि मुझे डर है कि ये कहीं कोई खुराफात न करा दें, जैसे राम मंदिर पर कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें। वे ऐसा काम करा सकते हैं, जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। उनको बिल्कुल परवाह नहीं है संसद की, वे गलत रास्ते पर हैं। उनके लिए बेस्ट है कि वे अभी छोड़ जाएं। हार के जाएंगे तो क्या बहुत अच्छा रहेगा? मैं गारंटी करता हूं आपको कि 2024 में ये कामयाब नहीं होंगे। तो महुआ मोइत्रा और सत्यपाल मलिक के ये आरोप काफी गंभीर हैं और बीजेपी को इन पर अपना स्पष्टीकरण जल्दी से जल्दी देना चाहिए। मोदी अगर अपनी विश्वसनीयता और साख की परवाह करते हैं तो उन्हें इन आरोपों पर खुलकर जवाब देना चाहिए। हर बार चुप्पी से बचाव नहीं किया जा सकता। वैसे 2019 में पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास भी अपने नारे में जोड़ा था, लेकिन अब उसी विश्वास पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीएम मोदी के राज्य गुजरात से ही एक खबर आई है कि जहां मेहसाणा के खेरालू गांव में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 10वीं कक्षा में पहले नंबर पर आई छात्रा को सम्मानित करने की जगह मंच पर दूसरे नंबर पर आई छात्रा को आमंत्रित किया गया। पहले नंबर पर जो छात्रा आई है वो मुसलमान है और शिक्षकों ने उसे कहा कि उसका इनाम उसके घर भेज दिया जाएगा, जबकि उसके माँ बाप इनाम नहीं बल्कि पहचान और सम्मान चाहते हैं। तो बीजेपी के शासन में मेहसाणा की उस बच्ची को इस मासूम उम्र में ही धार्मिक भेदभाव का शिकार बना दिया गया है। अपने साथ हुई इस नाइंसाफी पर उस बच्ची के आंसू निकल गए। उसके मां बाप पहचान और सम्मान की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस आस को पूरा करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, यानी बीजेपी पर, उसकी सरकार पर, क्या वो इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बीजेपी का ध्यान तो अभी इस बात पर है कि किस तरह से वो 2024 में वापसी करे। इसके लिए अभी से रणनीतियां बनाई जा रही हैं और उससे पहले 5 राज्यों के लिए भी बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावों की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने 60 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी समझ चुकी है कि पार्टी के भीतर कई स्तरों पर मतभेद है और इस वजह से दोनों राज्यों में उसकी पकड़ कमजोर हो चुकी है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए कई लोग कांग्रेस में आ गए हैं और बाकायदा बीजेपी की बुराई करते हुए पार्टी से बाहर निकले हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी को कर्नाटक जैसे परिणामों के दोहराने का डर लग रहा है। कर्नाटक में भी कई लोग टिकट न मिलने से नाराज हो गए थे और इसका नुकसान भी हुआ। अब वही कहानी एमपी और छत्तीसगढ़ में भी दोहराई जा सकती है। राजस्थान बीजेपी में पहले से ही फूट दिख रही है और वसुंधरा राजे की नाराजगी बढ़ रही है। तेलंगाना में बीजेपी के सामने कांग्रेस की बड़ी चुनौती है। वहीं मिजोरम में सत्तारूढ़ पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट के साथ अब सहयोगी वाला रिश्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि एमएनएफ बीजेपी से अपनी नाराजगी दिखा रहा है। तो बीजेपी के सामने सत्ता खोने के खतरे खड़े हो गए हैं। उसकी जीत की राह में बहुत सी बाधाएं दिख रही हैं, क्योंकि अब रामेश्वर जैसे लोग बीजेपी के जुमलों की हकीकत समझ गए हैं। वहीं कांग्रेस पर जनता का यकीन दोबारा लौट रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जनता के बीच, जनता के साथ, जनता के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। लोकतंत्र की परिभाषा को सार्थक करते हुए अनस्टॉपेबल राहुल के आगे क्या पस्त होगी बीजेपी, ये दोस्तों जल्द ही पता चल जाएगा। खैर, महान शायर हबीब जालिब ने ठीक ही फरमाया है कि किसे खबर थी हमें राहबर ही लूटेंगे, किसे खबर थी हमें राहबर ही लूटेंगे, बड़े खुलूस से हम कारवां के साथ रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।